हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीजी का जो मैं इंटरव्यू का क्वेश्चंस बनाया था, तो उस क्वेश्चंस का मैं यहाँ पे आंसर देने वाला हूँ। तो ये पार्ट पार्ट में वीडियो बनाएगा, क्योंकि अगर मैं इसका जवाब एक वीडियो में दूंगा तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बहुत जन का रिक्वेस्ट था, मेल में भी मुझे भर भर के मेल आ रहे थे कि इसका आंसर का ऊपर वीडियो बनाइए, आंसर का ऊपर वीडियो बनाइए। तो मैं फाइनली बना रहा हूँ इसका ऊपर। थोड़ा बहुत मुझे भी परेशानी होता है, क्योंकि मैं भी जॉब लाइफ में हूँ, तो मुझे भी टाइम नहीं मिलता, और एक वीडियो बनाने में सच में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो फाइनली आप लोग के रिक्वेस्ट के ऊपर मैं बना रहा हूँ। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो अगर आपको और भी चाहिए, और आपको अगर कोई भी टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं या फिर कमेंट भी कर सकते हैं। मैं ज़रूर उसका ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि प्लांट का कैपेसिटी पर एनम में कितना है, वो देखिए, आप जिस प्लांट में काम करते हैं, पैलेट प्लांट में, उस प्लांट का कैपेसिटी कितना है पर एनम। 0.6 का है, या 0.9 MTPA का है, या फिर 1.2 MTPA का है। MTPA का मतलब हो गया हमारा मिलियन टन पर एनम। ओके, मिलियन टन पर एनम। 0.6 यानी हो गया वो हमारा 6 लाख, 0.9 यानी हो गया हमारा 9 लाख, और 1.2 यानी हमारा हो गया 12 लाख। ठीक है, तो सालाना यानी हमारा जो पैलेट प्लांट, एक पैलेट प्लांट अगर हम लोग का देखा जाए तो हमारा लगभग 330 से लेके 335 दिन हमारा चलता है। तो 330 से लेके 335 दिन हम लोग का जो प्लानिंग हमारा वो मतलब रनिंग डेज, नंबर ऑफ रनिंग डेज हमारा चलना चाहिए। और बाकी जो है हमारा 365 दिन में बाकी हमारा क्या रहेगा, 35 दिन हमारा जो है वो मेंटेनेंस रहेगा। ठीक है, उसमें हमारा मेजर शटडाउन भी रहेगा, और ब्रेकडाउन उसमें ऐड नहीं होगा, ब्रेकडाउन अलग है, हमारा जो प्लानिंग में रहेगा वो है। इसके बाद हमारा जो पैलेट प्लांट का मेन इक्विपमेंट है वो है ट्रैवलिंग ग्रेड। तो मेरा जो 2 नंबर का क्वेश्चन था वहाँ पे कि ट्रैवलिंग ग्रेड का कैपेसिटी कितना है। तो आपका जो ट्रैवलिंग ग्रेड है उसका कैपेसिटी कितना है, वो कितना टन एक बार में मतलब होल्ड कर सकता है, वही उसका कैपेसिटी हो गया। यानी अगर वो बंद है, ट्रैवलिंग गेट अगर बंद है, उसमें पूरा मटेरियल फिल किया हुआ है, तो उस टाइम में वो कितना होल्ड किया हुआ है, मतलब टोटली प्रॉपरली फुल बेड हाइट में वो अगर मटेरियल को होल्ड करके रखा हुआ है पूरा टोटली, एक एंड से लेके अदर एंड तक, तो वो कितना मटेरियल होल्ड करके रखा है, वही उसका कैपेसिटी हो गया। ठीक है, यानी उसका वॉल्यूम कितना है। तो हमारा जो टन में अगर देखा जाए तो कितना टन वो मटेरियल होल्ड करके रखा है, वो हमारा कैपेसिटी हो गया। अब वो कैपेसिटी आपका 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है आपका टीजी का डिजाइन का ऊपर एंड स्ट्रक्चर के ऊपर। तो ये आप जिस पैलेट प्लांट में काम करते हैं उसका लेंथ एंड ब्रेथ एंड बेड हाइट तीनों को गुना करके आप लोग उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम को आप लोग डेंसिटी के साथ गुना करके आप लोग मास निकाल सकते हैं, तो आप लोग को क्या उसका वेट निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन था, तो 3 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया था कि उसका लेंथ कितना है, लेंथ यानी टीजी का लेंथ कितना है, उसके बाद विड्थ कितना है, मेंटेन बेड हाइट कितना करते हैं, स्पेसिफिक जोन लेंथ क्या है, रिक्वायर्ड साइज फॉर प्री हीटिंग ऑफ पैलेट्स। तो टीजी का लेंथ हमारा जनरली 48 मीटर का भी होता है, 45 मीटर का भी होता है, 42 मीटर का भी होता है। तो आप जिस पैलेट प्लांट में हैं उस हिसाब से आपका
कितना है वो आपको देखना है। उसके बाद विड्थ कितना है, टीजी का विड्थ कितना है वो आपको देखना पड़ेगा, 3 मीटर है या 4 मीटर है, वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मेंटेन बेड हाइट जो बोला है, आप लोग कितना बेड हाइट मेंटेन करते हैं, मतलब कितना mm, 160 mm, 170 mm, 180 mm, कितना आप लोग बेड हाइट मेंटेन करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद स्पेसिफिक जोन लेंथ, टीजी में हमारा जो 4 जोन होता है तो उस 4 जोन का स्पेसिफिक लेंथ कितना है, ठीक है, और हर जोन में कितना विंड बॉक्स लगा हुआ है वो भी आपको नोटिस करना है। उसके बाद रिक्वायर्ड साइज ऑफ प्रीहीटिंग ऑफ पैलेट्स, मतलब किस साइज का हम लोग पैलेट बनाएंगे जो हमारा प्रीहीटिंग के लिए मतलब एकदम सुविधादायक है। तो प्रीहीटिंग करेंगे हम लोग, हमारा जो रिक्वायर्ड साइज है, हम तो वहाँ पे कहे थे कि हमारा 6 to 14 mm जो है वो हमारा रिक्वायर्ड साइज है। तो 6 to 14 mm का पैलेट को हम लोग प्रीहीटिंग करेंगे। उसमें हमारा अब लार्ज स्केल में हम लोग अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसमें हमारा क्या होगा, 2 से 3% हमारा उससे ज़्यादा भी आएगा और उसका अंडर साइज भी आएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। अगर आप लोग प्रॉपरली उतना मेंटेन नहीं कर पा रहे तो वो 5 से 6% तक भी जा सकता है। उसके बाद मेरा जो 4 नंबर का क्वेश्चन था कि टीजी मेन ड्राइव कैपेसिटी, टीजी में जो हमारा मेन ड्राइव है उस मेन ड्राइव का कैपेसिटी कितना है। अब टीजी में कितना हमारा जनरली 2 मेन ड्राइव भी हो सकता है, ठीक है, 4 भी हो सकता है। तो आपको पहले देखना है कि हमारा 2 लगा हुआ है या 4 लगा हुआ है, तो उस हिसाब से हमारा कैपेसिटी डिवाइड होता है। तो अगर सपोज 1 लगाते हैं, सपोज, तो 1 लगता नहीं है जनरली, लेकिन अगर हम लोग फिर भी सपोज 1 लगाते हैं तो उसका कैपेसिटी हमारा ज़्यादा रहेगा। और अगर उसके ऑल्टरनेटिव में अगर हम लोग 4 लगाते हैं तो उसका कैपेसिटी हम लोग कम कम रख सकते हैं, क्योंकि हम 4 लगा रहे हैं वहाँ पे। तो मोटर का कैपेसिटी उस हिसाब से लगाया जाता है। जनरली 15 किलोवाट का भी लगा सकता है, 12 किलोवाट का भी लगा सकता है, वो डिपेंड करता है आपका टीजी का गियर बॉक्स का ऊपर भी लगता है, और साथ ही साथ आपका प्लांट का ऊपर भी वो डिपेंड करता है कि कौन सा डिजाइन का है और किस टेक्नोलॉजी का है वो। उसके बाद गियर बॉक्स का रेशियो क्या है, गियर बॉक्स का रेशियो आप जो मोटर आप लोग लगा रहे हैं मेन ड्राइव उसका आरपीएम का ऊपर डिपेंड कर रहा है। उसका आरपीएम अगर 1000 आरपीएम हुआ तो उस हिसाब से 1000 आरपीएम के हिसाब से हम लोग गियर बॉक्स का, वो हमारा गियर बॉक्स जो है उसका आउटपुट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमारा ये डिसाइड होता है। टीजी का मोटर का आरपीएम के ऊपर हमारा गियर बॉक्स का रेशियो डिपेंड करता है। हेवी लोडेड मटेरियल है तो ये चेन जो है इसको घुमाने के लिए हेवी लोड चाहिए, तो इसीलिए गियर बॉक्स क्या करता है, उसको एक सफिशिएंट पावर देता है जो पूरा चेन को घुमा सके। अगर हम लोग डायरेक्टली अगर मतलब गियर बॉक्स ना देके अगर डायरेक्टली लगा देते हैं तो मतलब वो चलेगा नहीं, क्योंकि मोटर उतना उसको चला नहीं, मोटर का कॉइल पूरा टोटली जल जाएगा। उसका पावर मतलब उसको जो ताकत प्रोवाइड करता है वो गियर बॉक्स प्रोवाइड करता है। तो जैसा कि मेरा जो 6 नंबर क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ मोटर इन टीजी, टीजी में कितना मोटर लगा हुआ है वो आपका फील्ड का ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी 4 भी लगा सकता है और 2 भी लगा सकता है, तो वो डिपेंड करता है आपका जिस प्लांट में है उस प्लांट में क्या लगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन था, 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा है कि हम लोग हॉलो शैफ्ट एंड सॉलिड शैफ्ट ये इस जोन में क्यों यूज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन हमारा जो है हॉलो शैफ्ट और सॉलिड शैफ्ट के लिए, तो पीएच जोन में हमारा सॉलिड शैफ्ट यूज नहीं होता है, हॉलो शैफ्ट यूज होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो उसके अंदर में वो जो शैफ्ट रहता है
उसके अंदर से हमारा पानी फ्लो किया जाता है एज ए कूलेंट। तो क्या करता है, पानी हमारा हीट को एब्जॉर्ब करके वो खुद गर्म हो जाता है और वो पानी फ्लो होके निकल जाता है, मतलब गर्म हीट निकल जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा सैप डैमेज नहीं होता है। और सॉलिड सैप जो है वो हमारा बिफोर पीएच जोन यानी DD1 और DD2 में लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमारा उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता नहीं, तो वो टोटली सॉलिड रहे, सॉलिड मतलब पूरा एकदम अंदर तक वो अगर सॉलिड रहेगा, उसमें कोई हॉलो नहीं रहेगा, तो उसको कुछ भी हैम्पर्ड नहीं होगा। लेकिन अगर हम लोग पीएच जोन में अगर सॉलिड सैप यूज करते हैं तो वो क्या होगा, हमारा टोटली बैंड हो जाएगा। बैंड होने के बाद एक टाइम वो टूट जाएगा। इससे हमारा क्या होगा, टीजी लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा, बार बार हमारा ब्रेक डाउन होगा और सैप डैमेज होगा, टीजी चेन भी हैम्पर हो सकता है। उसके बाद जो 8 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट इज द नंबर ऑफ सैप्ट एंड टाइप ऑफ सैप्ट। तो कितना टाइप का हमारा सैप्ट है वहाँ, वो आपको पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस प्लांट में हैं तो उस प्लांट के हिसाब से ही आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नंबर ऑफ सैफ्ट कितना रहता है, तो नंबर ऑफ सैफ्ट अगर देखा जाए तो 62 से लेके 65 तक रहता है। तो 62 से लेके 65 तक जो है हमारा सैफ्ट, तो उसमें से सॉलिड सैफ्ट कितना है और हॉलो सैफ्ट कितना है, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। ये आपको भी देखना पड़ेगा ये कितना है नंबर, क्योंकि आप जिस प्लांट में हैं उस प्लांट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमारे लिखा गया है कि व्हाट इज द चेन आरपीएम इन टीजी। टीजी का चेन आरपीएम कितना है। तो टीजी का चेन आरपीएम कितना है वो आपका डिपेंड करता है मटेरियल फीडिंग के ऊपर भी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए था वो था मैक्सिमम चेन आरपीएम कितना है। अगर आपको ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि टीजी का चेन आरपीएम कितना है, अगर यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली बोल देते हैं कि 3 मीटर पर मिनट, 3.5 मीटर पर मिनट बोल देते हैं तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये आपको बताना पड़ेगा कि हमारा मटेरियल फीडिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है। हमारा मैक्सिमम चेन स्पीड इतना है, लेकिन वो मटेरियल फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मटेरियल जैसा आएगा, अगर मटेरियल बहुत ही कम आ रहा है हमारा, तो वो क्या होगा, हमारा चेन आरपीएम घटता जाएगा। तो आपको ऐसे जवाब देना है, मतलब इंटरव्यू में अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको ऐसे जवाब देना है कि वो जो पूछ रहे हैं ना उसके अंदर से आपको कुछ ना कुछ निकालना है कि आप जो दे रहे हैं वो मतलब जो आंसर चाह रहा है ना, इंटरव्यूअर जो आंसर आपसे चाह रहा है, आप उसको डीपली जाके और ज्यादा आंसर दे उसके अंदर, तो वो भी सोचा ना हो कि ऐसा हाँ सही सही। अगर आप मतलब उनको डायरेक्टली अगर कुछ भी मतलब मैं बता देता हूँ कि इतना है या फिर उतना है, आप अगर ऐसा बोल देते हैं तो सॉरी भाई, ऐसा नहीं होता है। आपको खुद से भी कुछ बोलना है, आपको खुद को भी कुछ मतलब ऐसा आपके अंदर में भी कुछ हथियार है जो आप यूज कर सकते हैं। तो अगर मैक्सिमम यहाँ पे जो चेन आरपीएम अगर पूछता है तो ठीक है, वो आप बता सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि चेन आरपीएम कितना है, तो यहाँ पे अगर आप बोल देते हैं कि अब 3 मीटर पर मिनट आप अगर बता देते हैं तो क्या है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका मटेरियल फीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मटेरियल फीडिंग सपोज मेरा कम आ रहा है, कोई भी रीजन के कारण अगर कम आ रहा है तो हमारा चेन आरपीएम कम होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा मतलब बताना है कि आप जानते हैं ऐसे। ठीक है, बहुत बार क्या होता है ऐसे भी पूछता है। उसके बाद हमारा जो 10 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट इज हीटिंग फ्यूल सोर्स इन डिफरेंट जोन। तो देखो भाई, हमारा DD1 और DD2 जो रहता है उसमें कोई भी हमारा हीटिंग सोर्स नहीं रहता है, मतलब हीटिंग फ्यूल नहीं रहता है, सोर्स है फ्यूल नहीं है। तो फ्यूल हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते हैं, तो हीट हमारा कहाँ मिलता है, हमारा जो रिकवरी हीट है यानी विंड बॉक्स से हम लोग जो रिकवरी हीट
कलेक्ट कर रहे हैं, जो हमारा मल्टी साइक्लोन के थ्रू वो डस्ट को प्रेसिपिटेट करके हमारा जो फ्रेश एयर गर्म हवा है उसको हमारा क्या कर रहा है, DD1 और DD2 में दे रहा है। और हमारा PH1 जो है, PH1 में भी हमारा बर्नर लगा रहता है, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है, हमारा जो कूलर का जोन 2 का है, जोन 2 का रिकवरी हीट हमारा मतलब गर्म हवा PH1 में आता है। और PH2 का टोटली हीट अप सोर्स जो है, हम लोग वहाँ पे ऑयल यूज कर सकते हैं, उसके साथ ही साथ हम लोग PCI भी यूज कर सकते हैं वहाँ पे। और हमारा क्या है वहाँ पे, गैस अब कौन सा गैस यूज कर सकते हैं वहाँ पे, हम लोग ब्लास्ट फर्नेस गैस यूज कर सकते हैं जो BF गैस भी चलाता है। उसके बाद PGP गैस यूज कर सकते हैं, प्रोड्यूसर गैस प्लांट। उसके बाद CBM गैस यूज कर सकते हैं, कोल्ड बेस, मीथेन। ठीक है, तो ये सब गैस भी हम लोग यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग LPG भी यूज कर सकते हैं, लेकिन LPG का कॉस्ट थोड़ा ज्यादा है, इसीलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते हैं। हमारा जो 11 नंबर का क्वेश्चन है, 11 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि डिफरेंट जोन का टेम्परेचर क्या है। तो भाई देखो, डिफरेंट जोन का टेम्परेचर जो है ना, डिफरेंट जोन का टेम्परेचर DD1 में इनिशियली स्टेज में हमारा 150 से लेके 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, जैसे ही वो DD2 तक पड़ता है, बीच में हमारा क्या रहता है, पार्टीशन वॉल रहता है, जिससे क्या होता है, हमारा हीट ट्रांसफर होकर इधर नहीं आ सकता है। और DD1 से DD2 में जैसे ही मटेरियल पहुंचता है तो क्या होता है, हमारा वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा अपडेट होता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 300 से लेकर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद हमारा जैसे ही वो PH1 में जाता है, तब तक हमारा मटेरियल में एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड हो जाता है कि वो हाई टेम्परेचर में जाके रेजिस्ट कर सके। तो वो PH1 में जैसे ही जाता है, PH1 में उसको 750 से लेकर 800 डिग्री तक टेम्परेचर मिलता है, जिससे क्या होता है, मटेरियल पहले ही पक के आ रहा है, मतलब उसको एक सफिशिएंट स्ट्रेंथ मिल जाता है धीरे धीरे इनिशियली हीटिंग में। इसीलिए मटेरियल में उतना मतलब क्रैक नहीं आता है, मतलब फाइन जनरेशन नहीं होता है उतना। नहीं तो क्या होगा, वो जो बॉल फॉर्मेशन है उसको अगर डायरेक्टली हाई हीटिंग में भेज दिया जाएगा तो वो क्या होगा, क्रैक होकर फाइन जनरेशन कर देगा। उसके बाद हमारा क्या होता है, उसको PH2 में भेजा जाता है। PH2 में हमारा क्या रहता है, बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, ये 1020 से लेके हमारा 1080 डिग्री सेंटीग्रेड तक। उसके बाद हमारा जो मटेरियल को क्लीन में भेजा जाता है ट्रम्बलर के लिए। तो ट्रम्बलर होता है, उससे क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है टोटली एकदम अच्छी तरह से एकदम चारों तरफ से एकदम पक जाता है। और क्लीन में जाने के बाद वो क्या होता है, एक टाइम क्लीन के अंदर में 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक, यानी वो जो बीच में रहता है, बीच में क्लीन का जहाँ पे बर्नर हीटिंग करता है, तो 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मटेरियल मतलब जाता है। तो उसमें एक उसको CCS यानी कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ जो हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड होता है। क्योंकि अगर वो उस टेम्परेचर पे अगर नहीं रहेगा, मतलब तो उसका CCS हमारा डाउन हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, तो 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है हमारा प्रेशर। तो प्रेशर हमारा कितना कितना मेंटेन होता है, DD1, DD2, PH1, PH2। तो DD1, DD2 में अगर देखा जाए तो हमारा प्रेशर जो है, विंड बॉक्स का प्रेशर एक अलग है, और हमारा जो बेड का ऊपर मतलब TG का बेड का ऊपर हुड में हमारा प्रेशर एक अलग रहता है। तो हुड में अगर देखा जाए DD1 में हमारा 2 पॉइंट जो स्टैंडर्ड है माइनस, वो क्या रहता है, हमारा नेगेटिव प्रेशर यहाँ मेंटेन होता है। तो -2.8 तक हमारा DD1 में स्टैंडर्ड है,
और विंड बॉक्स में हमारा DD1 का विंड बॉक्स में मिनिमम आपका -7 से लेकर 8 तक रहता है प्रेशर मिली बार में। हमारा DD2 में जैसे ही जाता है, DD2 में हमारा विंड बॉक्स में 7 से, इसमें 6 से 7 रहता है विंड बॉक्स में। और हमारा जो हुड में है, हुड में मतलब बेड का ऊपर, वहाँ पे हमारा प्रेशर रहता है, उसका प्रेशर रहता है 2, मतलब 2 तक, 2 मिलीबार -2 मिलीबार। उसके बाद हमारा pH1 में जैसे ही जाता है वो हो जाता है हमारा 1.07, 1.08 ऐसे नेगेटिव में, नेगेटिव प्रेशर। उसके बाद pH2 में हमारा चल जाता है हमारा 0.8 मिलीबार नेगेटिव प्रेशर। ओके, और हुड में हमारा pH1 का हुड में जो है, pH1 का हुड में भी हमारा वही -1.1 तक रहता है नेगेटिव प्रेशर मिलीबार में। एंड pH1 और pH2 का विंड बॉक्स में जो नेगेटिव प्रेशर रहता है वो pH1 में आपका 5 से 6 रहता है नेगेटिव प्रेशर मिलीबार में, और हमारा pH2 में 3 से 4 रहता है मिलीबार में नेगेटिव प्रेशर। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इसका पार्ट 2 में।